वेलकम अगेन द क्लास ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, इससे पहले हम बात कर चुके हैं द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की। अब हमारा जो अगला सब चैप्टर है वो द एज ऑफ रेवोल्यूशन, जो कि स्टार्ट होता है 1830 से 1848। इसमें हम क्रांतियों के युग की बात करेंगे कि कौन कौन सी क्रांति 1830 से 1848 के बीच यूरोप में बहुत सी क्रांति ऑक्योर हुई, उनके बारे में हम बात करेंगे। इस चैप्टर को भी हमने 3 पोर्शन में कैटेगराइज किया है। एक जिसमें कि हम पढ़ेंगे रेवोल्यूशन कौन कौन से हुए, दूसरा हम देखेंगे कि यूरोप में कौन सी आर्थिक कठिनाइयाँ आईं, ठीक है, और तीसरे में हम बात करेंगे रोमानीवाद की। चलिए हम शुरू करते हैं पहले पोर्शन को, जिसका नाम है द एज ऑफ रेवोल्यूशन। आपको बता दूं कि यूरोप में क्रांतियां तो आपने पढ़ी ली है कि 1789 में फ्रांस में सबसे पहले शुरू हुई थी, ठीक है, लेकिन अभी एक पीरियड आया जिसमें पूरे यूरोप में अलग अलग रीजन्स में जो रेवोल्यूशन है वो स्टार्ट हो गए थे। ये पीरियड था 1830 टू 1848 का, ठीक है, जिसमें सबसे पहले जो रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है वो होता है फ्रांस से। फ्रांस में 1789 में आपने पढ़ा था वह रेवोल्यूशन, और इस रेवोल्यूशन में डिफरेंट है। ये रेवोल्यूशन कब हुआ? जब 1815 में कंजर्वेटिव रिजाइम ने अपने जो नेपोलियन के चेंज थे उसको दोबारा से वहाँ पर जहाँ जहाँ भी नेपोलियन ने चीज़ों को चेंज किया था उसको उन्होंने बदल दिया था। चलिए हम बात करते हैं फ्रांस के इस रेवोल्यूशन की, जो स्टार्ट कब से हुआ है? जुलाई में, इसलिए इसको जुलाई रेवोल्यूशन भी कहते हैं। फ्रांस के इस रेवोल्यूशन को 1830 में स्टार्ट हुआ था, इसलिए इसको जुलाई रेवोल्यूशन भी कहते हैं। चलिए इसमें क्या हुआ था कि 1815 के बाद से, आप ये दिख रहे हैं 1815 के बाद जब रूढ़िवादी संस्थाओं ने 1815 के बाद स्थापित रूढ़िवादी संस्थाओं ने, आपको पता है, फ्रांस में बूर्बो डायनेस्टी को यानी कि बूर्बो राजवंश को फिर से रीस्टोर कर दिया था। फ्रांस में 1800 नेपोलियन हार गया था, तो 1815 में फ्रांस में फिर से बूर्बो डायनेस्टी आ गई, लेकिन 1830 तक आते आते उस बूर्बो डायनेस्टी को उदारवादी क्रांतिकारियों ने फिर से उखाड़ फेंका, ओवरथ्रो कर दिया, और उसकी जगह पर किस चीज़ की स्थापना की गई? एक संवैधानिक राजतंत्र की। देखिए 1815 से जो बूर्बो डायनेस्टी काम कर रही थी 1830 तक, उसको उदारवादी क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका और उसकी जगह पर एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की, और उसका हेड किसे बना दिया? लुई फिलिप को, ठीक है, लुई फिलिप को इसका हेड बना दिया। इतना केवल कब हुआ था? जुलाई रेवोल्यूशन में 1830 के, ठीक है। अब एक आपको एक फेमस कोट है मेटरनिक का। मेटरनिक ने एक बार कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को जुकाम हो जाता है, यानी कि फ्रांस स्नीजेस, रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। ये मेटरनिक ने कहा था। हुआ ये कि पहले जो 1830 में रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ फ्रांस में, उसकी देखा देखी में बाकी यूरोप के राष्ट्र भी, वहाँ के भी क्रांतिकारी, वहाँ के भी पीपल अवेयर हुए, और वो भी जो है ना रेवोल्यूशन स्टार्ट करने लगे। ऐसा ही एक रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ फ्रांस के बाद ब्रुसेल्स में, और उसके बाद अगला जो रेवोल्यूशन है वो स्टार्ट हो जाता है ग्रीक में। तो पहले क्रांति के बारे में हमने बात की, जो कि जुलाई क्रांति हुई फ्रांस में। इसके बाद में यूनान का स्वतंत्रता संग्राम शुरू होता है। यूनान 15वीं शताब्दी से एक मुस्लिम साम्राज्य ओटोमन के अधीन था, और इस मुस्लिम साम्राज्य से इस यूनानियों का बहुत सा शोषण हुआ। जब फ्रांस की क्रांति के बारे में यूनानियों को पता चला, तो यूनान के जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने ओटोमन साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह करना शुरू किया। उनका समर्थन किया पश्चिमी देशों ने, ठीक है। और ये जो यूनान का स्वतंत्रता संग्राम शुरू होता है वो होता है 1821 से, यानी कि ये 1821 से शुरू होता है। अब इसको समर्थन करते हैं यूनानी, पश्चिमी देश वाले लोग, कलाकार और
कवि, इन सभी लोगों ने यूनान को ऑटोमन टर्की या कहें एक मुस्लिम साम्राज्य से आज़ादी के लिए इनका समर्थन किया। कवियों का ये मानना था कि जो यूनान है वो पूरी यूरोपियन सिविलाइजेशन का क्रेडल है। ग्रीस क्या है? क्रेडल मतलब होता है पालना, यानी कि यूरोप की सभ्यता की शुरुआत यूनान से हुई, ऐसा कवियों का और कलाकारों का मानना था। जो फीलिंग्स थी यूनान को आज़ाद कराने की वो और ज़्यादा जोर पकड़ने लगी और अंततः 1832 में एक जो है संधि को साइन किया गया, कुस्तुनतुनिया की संधि। 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि के साथ ही यूनान को स्वतंत्र कर दिया गया और अब यूनान क्या बन गया? एक स्वतंत्र राष्ट्र। इससे पहले यूनान किसके अंडर में था? यूनान अंडर में था एक मुस्लिम साम्राज्य ऑटोमन टर्की। तो कौन सी संधि है वो? कुस्तुनतुनिया की संधि। ठीक है, ओके बच्चों। तो 1832 की कुस्तुनतुनिया की संधि के साथ ही यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली। 1821 से 1832 तक इनका ये स्वतंत्रता संग्राम चला। ठीक है, अब नेक्स्ट क्रांति की बात करते हैं। ये क्रांति हुई थी सिलेसिया में। सिलेसिया में ये क्रांति बुनकरों द्वारा की गई थी, इसलिए हमने नाम ही लिख दिया है वीवर्स रिवॉल्ट इन सिलेसिया। देख लेते हैं, है ना, ये जो चित्र आपको दिख रहा है 1845 में हुआ क्या, इसके पहले का हम आपको जानकारी देते हैं क्या हुआ था सिलेसिया में। सिलेसिया में एक गांव था, टाउन था, 18,000 के लगभग वीवर्स रहते थे। कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते थे कि उनको रॉ मटेरियल देते थे वीवर्स को, है ना, और उस रॉ मटेरियल का यूज करके वीवर उनको क्लॉथ्स प्रोवाइड कराते थे वीविंग के थ्रू, है ना। क्या प्रोवाइड कराते थे? क्लॉथ्स। अब क्लॉथ्स मेकिंग में जो मेहनत लगती थी उसके एवज में जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनको वेज देते थे। वेज मतलब होता सैलरी, वेतन। वो वेज बहुत ही कम होती थी, काफ़ी कम होती थी। इतने में इन बुनकरों का गुजारा भी नहीं चलता था। बुनकरों ने कई बार ठेकेदारों से कहा कि हमारी वेतन को बढ़ानी चाहिए। इसके बावजूद भी कई बार अनुग्रह करने के बावजूद भी ठेकेदारों ने उनकी एक ना सुनी और उनको धमकाकर डराकर भगा दिया। 1845 में इन्हीं गुस्साई बुनकरों ने इन ठेकेदारों के, 4 जून की बात है, इन ठेकेदारों के घरों पर हमला कर दिया, इनके बंगलों पर हमला कर दिया और इनकी जो बेशकीमती खिड़कियां थी, इनका फर्नीचर था, कहें इनके कपड़ों के जो भंडार थे, उन सबको लूट लिया। राइट, ठीक है। अब इस विद्रोह के आगे कॉन्ट्रैक्टर अपने घरों को छोड़कर भाग गए। ठीक है, वो फ्लैट हो गए, भाग गए और बाद में 24 घंटे बाद आर्मी को लेकर लौटे। इस बदले की भावना से उन्होंने गोलियां चला दी वीवर्स के ऊपर, जिसमें 11 बुनकरों की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इस सिलसिलेवार आपको 3 विद्रोह के बारे में बताया गया। एक जो कि जुलाई रेवोल्यूशन हुआ था फ्रांस का, दूसरा यूनान का स्वतंत्रता संग्राम और तीसरा अभी आपने पढ़ा सिलेसिया के बुनकरों का विद्रोह। अब बात करते हैं हम इकोनॉमिक हार्डशिप यानी कि आर्थिक कठिनाई की। किस तरह यूरोप के लोगों ने आर्थिक कठिनाई का सामना किया। यूरोप में 1830 के बाद से ही जनसंख्या में ज़बरदस्त वृद्धि होने लगी थी, है ना। कह रहे हैं ये पॉपुलेशन कैसी हो रही थी, इंक्रीज हुई बहुत ज़्यादा तेज़ी से। लोगों के पास नौकरी नहीं थी, लोग नौकरी की तलाश में शहरों की ओर भाग रहे थे और शहर इन लोगों से ओवर क्राउडेड हो गए थे, बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। लोग झुग्गी झोंपड़ियों में रहने को मजबूर हो गए। ऊपर से इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटेन में सबसे पहले शुरू हो गया था, तो मशीनों से बने कपड़े या मशीनों की बनी हुई चीज़ें जब इन क्षेत्रों में आई तो वहाँ पर जो छोटे छोटे उद्योग लगाकर काम करने वाले लोग थे, छोटे छोटे उत्पादक थे, उनके भी नौकरियाँ छिन गईं, क्योंकि मशीनों से निर्मित जो सामान थे वो सस्ते होते थे। अब इन सामानों को, सस्ता सामान हर कोई ख़रीदेगा, तो छोटे छोटे जो मैन्युफैक्चरर्स थे या प्रोड्यूसर्स थे, उत्पादक और निर्माणकर्ता, वो सब के पास काम छिन गया और यूरोप में बेरोज़गारी बढ़ गई। इसी का एक उदाहरण हम फ्रांस से ले लेते हैं। फ्रांस में क्या हुआ था, इसी समय 1848 में, ऐसा ही वो साल था जिस समय बेरोज़गारी बढ़ गई फ्रांस में, फूड की कमी हो गई फ्रांस में,
जगह जगह बेरोजगारी थी, किसी को काम नहीं मिल रहा था। ऐसी परेशानी से लोगों को ऐसी इन सभी परेशानियों ने लोगों को मजबूर किया कि वो राजा के खिलाफ सड़कों पर उतर आएँ। और इसी कारण से लोग, जो फ्रांस की पॉपुलेशन है वो किस पर आ गई, पेरिस की सड़कों पर आ गई। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। तो पेरिस की सड़कों पर आ गई। उस समय फ्रांस का जो हेड था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, तो उस समय हेड कौन था? लुई फिलिप था। वो उसको इस फोर्स के, इस जनता के सामने, इस लोगों की भीड़ के सामने भागना पड़ा। अब वहाँ की नेशनल असेंबली ने कहा कि राजाशाही शासन सही नहीं है, इसलिए नेशनल असेंबली ने अपने आप को गणतंत्र घोषित कर दिया कि अब फ्रांस में किसी भी तरह की मोनार्की नहीं होगी, उसकी जगह पर होगा रिपब्लिक, यानी कि लोगों का शासन। रिपब्लिक बनने के बाद उस कुछ सुधार किए गए, सभी लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया। ग्रांटेड सफरेज टू ऑल एडल्ट्स, यानी कि हर वह व्यक्ति जो 21 वर्ष के ऊपर का है उसको वोट देने का राइट होगा। साथ ही सभी को काम का अधिकार दिया गया, यानी कि हर किसी को काम मिलना चाहिए ताकि वो अपने घर का भरण पोषण कर सके, इसलिए राइट टू वर्क भी सभी को दिया गया। साथ में ही राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े काम करने के लिए वर्कशॉप इस्टेब्लिश किए गए ताकि लोगों को रोज़गार दिया जा सके। अभी तक बच्चों आपने सुना कि फ्रांस में भी वही साल था जिस समय जनसंख्या वृद्धि हो रही थी, लोगों के वहाँ बेरोजगारी थी। तो फ्रांस ने भी अपने देश को मोनार्की से फ्री करके एज अ रिपब्लिक बना और बाद में लोगों को राइट्स मिले, जिसमें एक सफरेज जैसा और राइट टू वर्क जैसा एक फेमस राइट था। ठीक है, आपको पता है फ्रांस में दो तरह के लोग थे, पहले एक्टिव सिटीजन से और पैसिव सिटीजन, जहाँ लोगों को वोट देने के राइट्स नहीं होते थे सबको। लेकिन अब फ्रांस में 1848 में इस तरह की जो है ना वो मोनार्की सिस्टम को हटा दिया गया। अब जैसे ही फ्रांस राजतंत्र बना, गणतंत्र बना, तो इसकी खबर पूरे यूरोप में शुरू हो गई। यूरोप के भी बहुत से लिबरल मिडिल क्लास के लोग थे जो लिबरल जैसी आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। उन्होंने डिमांड करना शुरू कर दी। क्या डिमांड शुरू कर दी? कि अब देश को नेशन स्टेट बनना चाहिए जहाँ पर पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए। पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल मतलब जो संसदीय सिद्धांत होते हैं। जहाँ पर गणतंत्र होता है वहाँ पर क्या होता है, लोगों को संसदीय सिद्धांत में क्या होते हैं, लोगों को स्वतंत्रताएं होती हैं। वहाँ संविधान होता है, वहाँ लोगों प्रेस के ऊपर किसी भी तरह की पाबंदी नहीं होती है, लोग संगठन बना सकते हैं। तो बाकी यूरोपीय लोगों ने भी, देशों ने भी फ्रांस की तरह देखते हुए कि फ्रांस में किस तरह लोगों को सुविधाएं मिली हैं, वो भी अपने यहाँ पर वहाँ के भी लिबरल मिडिल क्लास के लोग इस बात पर जोर डालने लगे कि उनके देशों में भी पार्लियामेंट प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाना चाहिए, उनके देश भी नेशन स्टेट बने। इसी की तर्ज पर अब फ्रांस की तरह जर्मनी के मिडिल क्लास के एजुकेटेड लोगों ने कई एसोसिएशंस बनाए और उनका मानना था कि जर्मनी में भी एक ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बनाई जानी चाहिए, जिसके लिए वोटिंग की गई और एक 831 लोग ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के लिए इलेक्ट हुए। कितने लोग? 831। इस जो ऑल जर्मन नेशनल असेंबली है, इसका आयोजन होना था फ्रैंकफर्ट सिटी में और इस सभी 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो बैठेंगे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में, जो कि आयोजित होनी थी सेंट पॉल चर्च में। चलिए हम आपको बता देते हैं। देखिए ना, जर्मनी में अलग अलग तरह के पॉलिटिकल जो है ना संगठन थे और उनके मेंबर्स ने ऑल जर्मन असेंबली के लिए वोटिंग की और कितने लोग इलेक्ट किए? 831 लोग। एक कब की गई थी? 18 मई 1848 को। अब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में इन लोगों ने अपनी सीट्स पर ये सभी 831 जो निर्वाचित प्रतिनिधि थे वो अपनी अपनी जगह पर बैठ गए, जो कि सेंट पॉल चर्च में आयोजित की गई थी। ये सभी 831 मेंबर्स ने मिलकर एक संविधान तैयार किया और जर्मनी के लिए किसी एक राजा को नियुक्त करना था जो कि संविधान के अंडर में काम करेगा और वो उसकी जवाबदारी संसद के लिए रहेगी या राष्ट्रीय असेंबली के लिए रहेगी। अब राजा कैसे बनाया जाए? तो प्रिसा के किंग फ्रेडरिक विलियम फोर्थ को, प्रिसा के राजा फ्रेडरिक विलियम फोर्थ को जर्मनी का क्राउन ऑफर किया गया कि भाई आप जर्मनी के साम्राज्य बन जाइए। लेकिन प्रिसा के विलियम फोर्थ को पता था कि यदि वो
जर्मनी का सम्राट बनता है तो उसे एक नेशनल असेंबली के अंडर में काम करना पड़ेगा और पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि उसके पास अनलिमिटेड पावर्स नहीं होगी, वो बॉन्डेड होगा। इसीलिए उसने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया और ज्वाइन कर लिए मोनार्की को, यानी कि और जो राजा इस इलेक्टेड असेंबली के पक्ष में विरोध में थे उनको इसने ज्वाइन कर लिया। अब भाई पूरी नेशनल असेंबली में सबसे पावरफुल वर्ग था मिडिल क्लास। मिडिल क्लास के लोगों ने ही तो ये सारा सिस्टम रचा था कि रिप्रेजेंटेटिव चुने थे और पार्लियामेंट्री सिस्टम या प्रिंसिपल्स हैं वो लागू करने का प्रयास किया था। मिडिल क्लास का डोमिनेंट सबसे ज़्यादा था, और मिडिल क्लास का डोमिनेंट इसलिए ज़्यादा था क्योंकि उनके साथ थी लेबर क्लास। लेबर क्लास की भी खुद की कुछ डिमांड्स थी। उनकी जो डिमांड्स थी उन्होंने अपनी डिमांड्स को मिडिल क्लास के लोगों को सौंपा और कहा कि हमारी डिमांड्स भी पूरी की जाएं। यदि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम यदि अपडेट होता है जर्मनी में तो हमारी डिमांड्स को पूरा किया जाए। लेकिन मिडिल क्लास के लोगों ने उनको इग्नोर किया तो लेबर क्लास के लोगों ने उनका सपोर्ट करना बंद कर दिया। इस तरह नेशनल असेंबली में किसी के पास अब डोमिनेंट नहीं रहा। लास्ट में सेना बुलाई गई, ट्रूप्स को बुलाया गया और असेंबली को सस्पेंड कर दिया गया। अब बात करते हैं रोमांटिसिज्म की। रोमांटिसिज्म एक कल्पना है, एक विचारधारा है, ठीक है। वास्तविकता में कहूँ तो एक सांस्कृतिक आंदोलन है कि संस्कृति के बेस पर ही राष्ट्र का निर्माण हो सकता है, ऐसा रोमांटिक लोगों का मानना है। उनका मानना है कि राष्ट्र के विचार को विकास करने में जो है ना संस्कृति ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यदि हम बात करें कि रोमांटिक लोगों की क्या विचारधारा थी, उनका ये मानना था कि हम साइंस को की या कहें कि तर्क की, रीजन और साइंस की जो लोग गुणगान गाते रहते हैं उनका वो विरोध करते थे। कौन विरोध करते थे? क्रिटिसाइज मतलब होता है आलोचना करना, है ना। रोमांटिक जितने भी आर्टिस्ट थे वो मानते थे कि विज्ञान के दम पर या विज्ञान अच्छा नहीं है, तर्क वितर्क अच्छा नहीं है। उनका मानना था कि आर्ट जो है ना, कला या कहें कि कहानियाँ हैं, जो म्यूजिक हैं, वो आइडियाज़ होते हैं जिससे किसी देश की राष्ट्रीय विचारधारा को आकार मिलता है, ठीक है। वो देसी गीतों पर, देसी संगीत, नृत्य पर, इन सभी पर विचार देते थे। उनका ये मानना था कि सच्ची यदि हमें फोकस करना है तो करना चाहिए अपने इमोशन पर, अपने अंतर्दर्शन पर और अपने भगवान पर, मिस्टिकल फीलिंग, रहस्यवादी विचारों पर। इस तरह से रोमांटिसिज्म के अंतर्गत संस्कृति पर जोर दिया गया और सांस्कृतिक चीज़ों में इस्तेमाल किए जाने वाले आइडियाज़ पर जोर दिया गया। वो विज्ञान, तर्क, इन सभी का विरोध करते थे। उनका यही मानना था कि राष्ट्र का निर्माण केवल जो है ना सांस्कृतिक चीज़ों से ही संभव है, ठीक है। इस तरह ये चैप्टर आज का यहीं समाप्त होता है। बाकी बातें अगले चैप्टर में। तब तक के लिए आप सभी अच्छे से पढ़ाई करें। धन्यवाद।